नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आज हम लोग नंदवंश के बारे में जानेंगे। और कल हम लोगों ने दो राजवंशों को खत्म किया था। एक हर्यक वंश का लास्ट जो आपको शासक हमने देखा था तो कौन था? अनिरुद्ध था। और अनिरुद्ध की हत्या शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद शिशुनाग आया। फिर शिशुनाग वंश में सबसे शक्तिशाली राजा था कालाशोक, और कालाशोक के बाद आता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या कर देता है नंद महापदम नंद 344 बीसी में। और 344 बीसी में ही नंद वंश की स्थापना हो जाती है। नंद वंश की संस्थापक होते हैं महापदम नंद। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध राजवंश हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे मगध मगध महाजनपद। महाजनपद मगध महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। तो हम लोगों ने सबसे पहले हर्यक वंश पढ़ा। हर्यक वंश को पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपको देखोगे तो कौन शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश आया। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश ही हम लोग पढ़े। और आज पढ़ेंगे नंद वंश। कौन? नंद वंश। आज हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। जरा एक बार की रिवीजन करिएगा कि हर्यक वंश के राजाओं के बारे में, कि हर्यक वंश की संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश संस्थापक था बिंबिसार था। और बिंबिसार ने एक नीति अपनाई थी, उस नीति का क्या नाम था? आप जरा बताइएगा कि हर्यक वंश में जो बिंबिसार था, बिंबिसार था, एक इसकी नीति क्या थी? और इसके बेटे इसका बेटा जो था, इसकी नीति क्या थी? और फिर उसके बाद इसके बेटे की नीति अजात शत्रु की नीति क्या थी? और लास्ट सबसे और भी एक पूछ लेता है कि लास्ट हर्यक वंश का लास्ट राजा कौन था? अनिरुद्ध था। ठीक है। फिर उसके बाद शिशुनाग वंश का सबसे ताकतवर राजा कौन था? सबसे ताकतवर राजा इसमें आपसे पूछेगा कि जो शिशुनाग वंश से सबसे ताकतवर राजा कौन था? और दूसरी बौद्ध संगीति किसके वंश में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था तो शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक, और उसी के ही शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में हुई थी। और कौन सा वंश था? शिशुनाग वंश था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पहले जो आपकी इसमें देखोगे तो बिंदुसार की जो नीति थी वो ताकतवर राजाओं के, जो ताकतवर राजा होते थे उनके खिलाफ ये जो कूटनीति और वैवाहिक नीतियां अपनाता था। लेकिन जो कमजोर राज्य थे उसके प्रति इसका जो नीति थी कठोर नीतियां थी, यानी कि युद्ध करता था, युद्ध करके जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लेता था। इसकी किसकी नीति थी? बिंबिसार की नीति थी। और फिर उसके बाद पितृहंता के नाम से एक चीज और नोट करिएगा, एक चीज और मुझे बताइएगा कि पितृहंता के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध हुआ था? पितृहंता के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध हुआ था और किस लेख में, किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ में आपको वो चीजें देखने को मिलती है। पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध हुआ उदयन प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि वो जैन धर्म का अनुयायी था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो जैन धर्म का अनुयायी था, इसीलिए बौद्धों ने उसको पितृहंता के नाम से नाम कहा। लेकिन पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध हुआ अजात शत्रु, पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध था ये अजात शत्रु था। ठीक है, अपने पिता की हत्या की इसने ही, तो सभी लोग मानेंगे यही कि जो पहले अपने पिता की हत्या करता है वही पितृहंता कहलाता है, दूसरा नहीं। ठीक है, तो पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध था कौन? उदयन था। ठीक, पितृहंता के नाम से। और इसकी जो नीतियां थी, इसकी नीति थी युद्ध नीति। इसने सीधे युद्ध नीति अपनाई, चाहे कमजोर राज्य हो चाहे जो मजबूत शक्तिशाली राज्य हो, हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे इसने। फिर उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे किसके? नंद वंश के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नंद वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, बताइएगा। फिर उसके बाद हम लोग कौन से आज वंश के बारे में पढ़ेंगे? नंद वंश का समय रहा 344 बीसी से लेकर के 323 बीसी। 344 बीसी से 344 लेकर के 323 बीसी तक नंद वंश रहता है। ठीक है, नंद वंश।
नंदवंश के संस्थापक थे महापदम नंद। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? कौन? महापदम नंद। महापदम नंद, महापदम नंद, ठीक है, महापदम नंद। नंदवंश के संस्थापक थे महापदम नंद, महापदम नंद, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा यहाँ पे कि मगध का पहला शूद्र वंश, ठीक है, पहला शूद्र वंश, मगध का पहला शूद्र वंश, शूद्र वंश, मगध का पहला शूद्र वंश कौन था? नंदवंश था। नंदवंश, पहला शूद्र वंश नंदवंश, जो मगध का पहला शूद्र वंश नंदवंश ही था। और इसका एक अन्य नाम है, महापदम नंद का अन्य नाम देखोगे तो अन्य नाम इसका क्या है? अन्य नाम की इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको क्या क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या क्या इसको कहा जाता है? सर्वछत्रोटका। क्या? सर्वछत्रोटका, सर्वछत्रोटका, ठीक है, सर्वछत्रोटका, सभी क्षत्रियों का वध करने वाला। ये सभी क्षत्रियों से जलता था और जितने भी इससे क्षत्रिय लड़े उनको सबका नाश करता गया महापद्म नंद। ताकतवर राजा था महापद्म नंद, सभी क्षत्रियों को ये वध करता चला गया जिससे भी लड़ा, इसीलिए इसका नाम महाक्षत्रोटका कहा जाता है। ठीक है, सर्व क्षत्रोटका, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, इसका नाम द्वितीय परशुराम भी है। इसका द्वितीय परशुराम, इसका एक नाम और है द्वितीय परशुराम। ठीक है, इसका एक नाम और है द्वितीय परशुराम। द्वितीय परशुराम इसलिए क्योंकि ये जलता था क्षत्रियों से, ठीक है, तो क्षत्रियों का नाश करता था, इसीलिए इसको द्वितीय परशुराम भी कहते हैं। परशुराम भी यही करते थे, ठीक है, परशुराम भी क्षत्रियों से जलते थे। ठीक है, उग्रसेन भी इसका नाम है, उग्रसेन जल्दी गुस्सा कर लेता था, इसीलिए इसका नाम उग्रसेन भी है। महापद्म नंद का उग्रसेन भी है। ठीक है, इसके जो पुरोहित कौन थे तो यहीं पे इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, इंपोर्टेंट करिएगा पार्थ कि इसके पुरोहित पाणिनि का नाम सुने हो आपने? इसके पुरोहित थे पाणिनि। कौन थे? पाणिनि। इसके पुरोहित थे पाणिनि। इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, इन्हीं की बुक है अष्टाध्यायी, इन्हीं की बुक है। ठीक है, इन्हीं की बुक है। ये संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। और व्याकरण की पहली, अब पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, व्याकरण की पहली पुस्तक है। ये व्याकरण की पहली पुस्तक है, व्याकरण की पहली पुस्तक है, ठीक है। तो आपसे ये सवाल पूछा, अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है? पाणिनि की पुस्तक है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और ये किस पे आधारित है? तो व्याकरण पे आधारित है। और ये पाणिनि किसके पुरोहित थे? तो किसके दरबार में रहते थे? आप कहिएगा महापद्म नंद के दरबार में पाणिनि रहते थे, उनके पुरोहित थे। उसके महापद्म नंद के पुरोहित थे पाणिनि, महापद्म नंद के पुरोहित थे पाणिनि। ठीक है, फिर उसके बाद एक इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि महापद्म नंद जो थे वो कलिंग को जीता था। कलिंग को जीता था। और ये आपको देखने को मिलता है कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। ये कैसे पता चलता है? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में हमें साक्ष्य मिलता है कि जो महापद्म नंद थे वो कलिंग को जीता था। अभी मौर्य वंश का जो अशोक था, इसी कलिंग के युद्ध में आप देखोगे तो इतने जनसंहार देख लिया तो वो बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने। अशोक जैसा प्रतापी राजा जो था, कलिंग युद्ध के बाद ही वो बौद्ध धर्म अपना लेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग।
कलिंग को किसने जीता था? तो कलिंग को महापद्म नंद ने कलिंग को जीता था। ये हमें साक्ष्य कहाँ मिलता है? ये साक्ष्य मिलता है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में क्या हमें देखने को मिलता है? तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो नंद वंश का राजा था महापद्म नंद, उसने कलिंग को जीता था, ठीक है, कलिंग को जीता था। फिर उसके बाद आगे जो आपका राजा आता है, अब इसका पुत्र अब राजा बनता है। अब जो राजा बनेगा वो कौन था? अब जो राजा आया घनानंद आया, घनानंद आया, घनानंद। अब इसका राज जो बेटा आएगा घनानंद, कौन? घनानंद आया था। घनानंद महापद्म नंद का पुत्र था। महापद्म नंद का पुत्र, महापद्म नंद का पुत्र था कौन? घनानंद था, ठीक है। ये कब तक रहा था? 329 से लेकर के 323 बीसी तक, 382 तक ये रहा, बीसी तक ये रहा था, ठीक है। घनानंद ये रहा था, ठीक है, ये इतने दिन तक रहा था। अंतिम शासक था। इसने चाणक्य की अपमान किया था। इसने चाणक्य का अपमान किया था। इसने चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य का इसने अपमान किया था, ठीक है। इसने क्या किया? चाणक्य का अपमान किया था। इसने चाणक्य का अपमान किया, ठीक है। इसने चाणक्य का अपमान किया था। और चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और चाणक्य की जो बुक है अर्थशास्त्र राजनीति की पुस्तक है। राजनीति की पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है राजनीति की पुस्तक है। ये राजनीति की पुस्तक है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद इसी के दौरान आप देखोगे तो इसी में 23 में ही कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये विदेशी आक्रमण भी यहाँ पे हुए थे, वो भी हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। विदेशी आक्रमण भी हुए इसी के जो शासनकाल में ही, इसी के शासन के जो घनानंद था उसी के ही शासनकाल में विदेशी आक्रमण भी चल रहे थे, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। कुछ ही समय का है, ठीक है, कुछ ही समय का है। 326 से 23 तक चल रहा था। 326 में ही देखोगे तो अभी 326 में आप देखोगे तो कौन सिकंदर आता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी हत्या किसने की? घनानंद की। घनानंद की हत्या की थी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद की हम लोगों ने क्या किया? खत्म कर दिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना चाहेंगे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश के बारे में पढ़ने से पहले 329 से 323 के बीच 329 से 323 के बीच जो विदेशी आए उनके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 329 से 323 के बीच में 329 से 323 के जो बीच में जो विदेशी आए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। फिर मौर्य वंश पे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, लिखिएगा जल्दी से।
जल्दी से इसको नोट करो। तो विदेशी आक्रमण कौन कौन हुए? विदेशी आक्रमण में आप देखोगे कौन कौन से विदेशी आक्रमण हुए। भारत में विदेशी आक्रमण, भारत में विदेशी आक्रमण भारत में विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए? ठीक है, पहले सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले विदेशी आक्रमण में सबसे पहला आक्रमण हुआ था डेरियस। जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण हुआ। सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण में आप देखोगे तो ईरानी में सबसे पहले आ पाएगा जो डेरियस प्रथम था। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। सबसे पहले आप लिखिएगा डेरियस प्रथम। ठीक है, सबसे पहले जो आक्रमणकारी था डेरियस प्रथम था। ठीक है, इसका नाम जो अन्य नाम इसका है, अन्य नाम दारा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये नाम था दारा। इसका जो डेरियस प्रथम का अन्य नाम जो था दारा था। इसका अन्य नाम क्या था? दारा था। दारा, ठीक है, दारा था। ठीक है, ये हकमनी वंश से था। हकमनी वंश से था। ये हकमनी वंश का राजा था। भारत पर इसने देखोगे तो भारत पर पहला सफल आक्रमण भारत पर पहला सफल आक्रमण इसका हुआ तो डेरियस का हुआ था। पहला सफल आक्रमण हुआ। ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण इसी का था, डेरियस, जो डेरियस प्रथम का था। 526 में 16 में हुआ था। ठीक है, 516 ईस्वी में हुआ था। 516 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इसी का सफल आक्रमण था। इसका डेरियस प्रथम का पहला सफल आक्रमण था। कहां पे? उत्तरी पूर्वी भारत पर हुआ। उत्तरी पूर्वी भारत पर इसने पहला जो सफल आक्रमण किया था डेरियस प्रथम का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उस समय देखोगे, उस समय जो मगध का राजा था, उस समय आपको पता होगा 500 जो 44 जो आप चल रहे थे 500 से लेकर के 544 बीसी तक रहा। कौन रहा? बिंबिसार था। उस समय मगध का राजा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। मगध का राजा उस समय कौन था? बिंबिसार था। जब डेरियस प्रथम विदेशी आक्रमण, जब डेरियस प्रथम का आक्रमण हुआ था भारत पर, वो जो सफल आक्रमण था, और जब इसने आक्रमण किया था उस समय बिंबिसार मगध का राजा था। उस समय मगध का राजा कौन? बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार था। यही मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखिएगा कि भारत में पहली बार मुद्रा का भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन हुआ। पहली बार मुद्रा का प्रचलन ईरानियों द्वारा हुआ था। मुद्रा का प्रचलन भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानियों द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपसे बार बार, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था। इससे पहले मुद्रा कभी प्रचलित नहीं हुई। भारत में कभी मुद्रा चली ही नहीं। सबसे पहली बार भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन हुआ। कौन? ईरानियों के द्वारा। ईरानी कौन थे? ईरानी हकमनी वंश से आते थे। ईरानी जो थे, आप देखोगे तो ईरानी जो डेरियस प्रथम को ही कहा जाता था। ईरानी कौन था? डेरियस प्रथम था। ठीक है, हकमनी वंश से ये आते थे। इनसे जो फैक्ट बनता था यही था। ठीक है, फिर उसके बाद अब जो ईरानी आक्रमण हो गए, फिर उसके बाद दूसरा जो आपको आक्रमणकारी मिलेगा यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण विदेशी आक्रमणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कुछ इसकी फैक्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, यूनानी आक्रमण या मकदूनिया का यूनानी आक्रमण या
मकदुनिया का आक्रमण, मकदुनिया, मकदुनिया का आक्रमण, मकदुनिया का आक्रमण आप देख रहे हो। तो मकदुनिया का आक्रमण यही है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन था। ठीक है, सिकंदर था। ठीक है, कौन था? सिकंदर था। सिकंदर। ठीक है, इसका नाम क्या था? यूनानी आक्रमण में यूनान का जो ये था, यूनान का, ये कहां तक का था? यूनान का था। कहां का था? यूनान का था। मेसेडोन, मेसेडोन का था सिकंदर, मेसेडोन का था, जिसका जन्म मेसेडोन में हुआ था। मेसेडोन, मेसेडोन में इसका जन्म कहाँ हुआ? मेसेडोन में हुआ था। मेसेडोन में इसका जन्म मेसेडोन में हुआ था। मेसेडोन में हुआ था। इसके पिता का नाम जो था, पिता जो थे फिलिप थे, फिलिप, फिलिप, इसके पिता फिलिप थे। और माता जो थी, इसकी माता जो थी, जो ओलंपिया, ओलंपिया थी। कौन थी? ओलंपिया। माता का नाम जो था, इसकी माता का नाम ओलंपिया था, ओलंपिया, ओलंपिया। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया था और इसके पिता का नाम फिलिप था। ये कहाँ इसका जन्म हुआ था? मेसेडोन में इसका जन्म, मेसेडोन में हुआ था। इसके जन्म हुआ था मेसेडोन में हुआ था। ठीक है, इसका कमांडर जो था, इसका कमांडर, इसका कमांडर जो था सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर, निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर था। इसका जो कमांडर था सेल्यूकस निकेटर था। इसका कमांडर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। इसका कमांडर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है, फिर देखोगे इसने कौन कौन से आक्रमण किए थे। इसमें कौन कौन से आक्रमण किए थे? एक ही भारत में एक ही आक्रमण से फेमस है, जिस आक्रमण का नाम आप लोग ले रहे हो, जिस आक्रमण का नाम हम लोग ले रहे हैं, इसका जो कौन था? झेलम का युद्ध, झेलम, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, जिसे बितिस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। बितिस्ता, बितस्ता का युद्ध, बितस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का भी युद्ध इसको कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। झेलम का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध भी इसको कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध, का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध भी इसको युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो भारत के राजा जो थे, कहां पे इसने किया था? तो ये कहां हुआ था? ये युद्ध हुआ था 323, 326 में। ये युद्ध हुआ था 326 बीसी में हुआ था। 326 बीसी में हुआ था। किसके? पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किसके बीच? पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस, पोरस और सिकंदर के बीच हुआ। पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था। 323 बीसी में हुआ। पोरस और सिकंदर के बीच ये युद्ध हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। कौन सा? झेलम का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध 323 बीसी में हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस हार गए थे। पोरस क्या हुए? हारे। और जब सिकंदर ने पोरस को बुलाया कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस पंजाब, पोरस जो थे पंजाब के राजा थे। तो पोरस कौन थे? ये पंजाब के राजा थे। पोरस जो थे ये पंजाब के राजा थे, पंजाब के, पंजाब के राजा थे। पंजाब, पोरस जो थे पंजाब के राजा थे। और सिकंदर को तो आप जानते हो, मेसेडोन का या कहाँ का था? ये कहाँ? यूनान का, यूनान का था। मेसेडोन का था, यूनानी या यूनान, यूनान का था। ठीक है, तो ये वहां का राजा था। पोरस जब हार गए तो फिर उसके बाद पोरस से इसने शर्तें रखी कि तेरे, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। उसने सोचा था कि पोरस से आएंगे और मेरे तलवे चाटेंगे, मेरे पैरों को पकड़ करके ये भीख मांगेंगे तो मैं इन्हें जीवन दान दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो पोरस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पोरस ने बस इतना कहा कि एक राजा के साथ जो करता है वही तुम्हें मेरे साथ कर दो। बस यही बात सिकंदर को लग गई कि इस राजा में हिम्मत है, और उसने क्या किया? पोरस को जीवन दान दे दिया और उसको सम्मान के साथ उसके राज्य और पोरस को उनके राज्य वापस दे दिया कि जाओ अब आप अपना शासन करो, राज्य करो। ठीक है, फिर उसके बाद जब देखोगे उस समय, इस समय जब ये युद्ध चल रहा था, इस समय जो था, इस समय, इस समय जो था मगध पर राज कौन कर रहा था? मगध पर, मगध पर राजा जो था
वो घनानंद था। कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद। उस समय मगध पर राजा कौन था? घनानंद था। और जब ईरानी आक्रमण हुए थे उस समय बिंबिसार था। जब ईरानी आक्रमण हुआ तो उस समय मगध पर राज कौन कर रहा था? बिंबिसार कर रहा था। और जब यूनानी आक्रमण हुआ तो मगध पे राजा जो राज्य कर रहा था घनानंद कर रहा था। ठीक है। और जैसे ही ये झेलम नदी प्रतिष्ठा का युद्ध हुआ फिर उसके बाद उसकी सेना कहाँ पे आई? ब्यास नदी के पार आई कि अब हम चलते हैं कहाँ पे? मगध पे चढ़ाई करना था उसको। तो इसके बाद ब्यास नदी को इसकी सेना पार नहीं कर पाई। कहा जाता है कि थक गई थी या कुछ भी हो गई होगी। फिर वहीं से सिकंदर वापस लौट गया था। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले सिकंदर कहाँ पे आया था? पहले आया पाकिस्तान में। पहले सिकंदर जो आया था, पहले सिकंदर 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 तक्षशिला पे पाकिस्तान में आया था। पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। पहले सभी सभी एक ही थे। ठीक है। तक्षशिला, तक्षशिला, तक्षशिला। वहां का राजा जो था तक्षशिला का राजा जो था, तक्षशिला का राजा जो था अम्भी था। अम्भी, अम्भी आत्मसमर्पण कर लिया। डर के मारे सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया इसने। देश का पहला गद्दार यही था, आत्मसमर्पण कर लिया था। आत्मसमर्पण इसने कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया था। आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर लिया था। देश का पहला गद्दार यही था। देश का पहला गद्दार, पहला गद्दार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा देश का पहला गद्दार कौन था? अम्भी था। अम्भी था, तक्षशिला का राजा था। ये तक्षशिला का राजा था अम्भी। इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। इतनी बड़ी इसकी सेना थी। अरे लड़ लेता, मर जाता तो वीर कहलाता। उस समय तो कायर कहलाएगा। जीवन भर कायरों की अब जीवन भर इसको कलंकित कर दिया गया। लड़ लिया होता। इसके पास सेना की कमी नहीं थी। इसके पास मजबूत सेना थी। जो तक्षशिला का राजा था अम्भी, इसकी सेना कमजोर नहीं थी। इसके पास सेना थी, लड़ाके अच्छे थे। लेकिन इसकी एक चीज इसमें नहीं था, ये इसके अंदर जो हिम्मत नहीं थी ये लड़ सके। ठीक है। ये सिकंदर को देख करके, उसका नाम सुन करके ये दहल गया, हिल गया। लेकिन वहीं पे आप देखोगे पंजाब में जो आपको पोरस की सेना उतनी सी थी। सिकंदर की सेना कई गुना बड़ी थी, लेकिन कभी भी वो लड़े, सिकंदर को हिला दिया। ठीक है। सिकंदर की सेना को हिला दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो आत्मसमर्पण नहीं किया, उनको कहना था कि मरेंगे तो वीर की भांति, लेकिन तुम्हारे आगे नतमस्तक नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन इन्होंने ये ससुरा क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। और भारत में आने के लिए रास्ता दे दिया। पाकिस्तान से भारत में आने का रास्ता इसने ही दिया था। ऐसे ही रास्ता पहले तक्षशिला में आया, अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर उसके बाद उस सिकंदर ने सीधे चढ़ाई कर दी भारत में, पंजाब में। फिर उसके बाद पंजाब के बाद वो ब्यास नदी को करने के बाद वो मगध पे आना चाहता था, अब सीधे भारत में प्रवेश कर लेता। लेकिन उसके बाद उसकी सेना मगध में पार नहीं कर पाई ब्यास नदी को। ठीक है। यहीं पे लिखिएगा कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, मना कर दिया। ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। और वहीं से सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर यहाँ पे देखोगे तो सिकंदर 19 महीने रहा था। यहाँ पे सिकंदर भारत में सिकंदर 19 महीने रहा। 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। 19 महीने सिकंदर भारत में रहा था। और 2 शहर इसने बसाए। 2 शहर इसने बसाया था। 2 शहर बसाया। ठीक है। 2 शहर इसने बसाया था। पहला जो शहर था कौन था? निकैया था। पहला 2 शहर बसाया था। पहला निकैया था। निकैया पहला शहर निकैया था। पहला शहर क्या था? निकैया था। ठीक है। निकैया था। विजय के उपलक्ष्य में विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था कि मैंने जीता है, उसको याद रहेगा। ये निकैया शहर देख करके लोगों को याद रहेगा, और निकैया शहर याद रहेगा। और दूसरा जो शहर था
बहुकेफला था। क्या था? बहुकेफला। केफला अपने घोड़े के नाम पर, घोड़े के नाम पर, घोड़े के याद में या घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया बहुकेफला। दूसरा शहर निकैया शहर उसने बसाया था। ठीक है, कौन? जिसने निकैया शहर बसाया, बहुकेफला शहर घोड़े के नाम पर बसाया और फिर उसके बाद निकैया शहर में बसाया था। ठीक है, और इसकी मृत्यु देखोगे तो इसकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई। इसकी मृत्यु कहां पे हुआ? बेबीलोन में हुआ था। इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु हुआ था बेबीलोन में, बेबीलोन में, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई, बेबीलोन में हुआ था। इसकी मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। जन्म ये कहाँ लेता है? तो ये जन्म मेसेडोन में लेता है। मृत्यु ये इसकी बेबीलोन में होती है, मृत्यु इसकी बेबीलोन में होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग मौर्य समाज के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इतना जो चीजों को देखा। ठीक है, तो कल हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे होंगे। आप ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और मिलते हैं कल। नमस्कार।